हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। तो बेटा अपना लेक्चर नंबर 156 तक हो चुका था। आज लेक्चर 157 देखेंगे। शीट डिस्कशन अपना चल रहा था जिसमें मैंने आपको स्टेज 4 सेक्शन ए बता दिया था। आज अपन बेटा स्टेज 1 के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। तो बेटा स्टेज 1 की बात करते हैं। क्वेश्चंस आई होप आपने करके देखे होंगे बेटा, उसी से आपको चीजें समझ में आएंगी। इसमें बेटा अपन 1 से 42 तक बात कर चुके थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो आज अपन को बात करनी थी, जो अपने मुक्त ऊर्जा और कार्य इनसे रिलेटेड थे, जो टॉपिक उस टाइम नहीं हुआ था। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहा हूं बेटा, ये उस टाइम नहीं करवाया था आपको। आपको बोला है एक अभिक्रिया Ag2O बदल रही है 2Ag प्लस हाफ O2। इसमें डेल्टा H का मान बताया है आपको, डेल्टा H बताया है आपको 132.6 किलो जूल। डेल्टा S बताया है आपको 66 जूल प्रति केल्विन। तब किस ताप पर अभिक्रिया के लिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन 0 होगा? बेटा मुक्त ऊर्जा परिवर्तन बात करें तो मतलब डेल्टा G 0 करना है। चूंकि आपको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S होता है। ये 0 कर दिया तो डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S आ गया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू टी डेल्टा S। तो T कितना आ जाएगा, डेल्टा H अपॉन डेल्टा S आएगा। समझ में आ गई बात बेटा? यहां से यदि इनकी वैल्यूज की बात करें तो डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, 132.6 गुणा 1000, और डेल्टा S की वैल्यू कितनी है, 66। बोलो बेटा सही बात है क्या? जैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा तो लगभग ये आपके पास आएगा 2009 केल्विन। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 था स्टेज 1 का। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का ये फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन उसको 0 कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग जो भी अपनी वैल्यूज होगी उसको बेटा अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। डन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। 35 क्या बोल रहा है देखते हैं। आपको बोल रहा है एक आदर्श गैस को रुद्धोष्म रूप से आदर्श स्थिति में प्रसारित किया जाता है, तब किसका मान 0 होगा? बेटा एक चीज पढ़ी थी हमने, डेल्टा S इज इक्वल टू Q बटा T, याद आ गया होगा। चूंकि बेटा रुद्धोष्म प्रक्रम है तो रुद्धोष्म में हम क्या बोल सकते हैं, रुद्धोष्म में Q0 होगा, और बेटा आपका Q0 हुआ तो डेल्टा S आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बेटा इसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। तो बेटा ये अपने क्वेश्चन थे 142 तक जो अपन पहले कर चुके थे। इनमें ये एक दो क्वेश्चन नहीं हुए थे क्योंकि उस टाइम हमारे पास एंट्रोपी और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन वाला टॉपिक नहीं हुआ था। बेटा अब अपन क्वेश्चन नंबर 43 से स्टार्ट करेंगे, जो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 92 तक। 92 तक ही क्यों बात करेंगे बेटा, क्योंकि उसके बाद आपका थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा जो अभी अपने पास नहीं है। अभी हमको केवल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, ठीक है, ऊष्मा गतिकी पढ़ना है। ऊष्मीय रसायन बाद में पढ़ेंगे, तब उसके आगे के क्वेश्चन चेक करेंगे। तो बेटा यहां से अपन देख लेते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 45। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अब। ऊष्मा गतिकी का जो द्वितीय नियम है जिसमें एंट्रोपी, स्वतः प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, इनमें छोटे छोटे टॉपिक है, इजीली काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है बेटा आपको एंट्रोपी का मात्रक है। तो बेटा एंट्रोपी का मात्रक आपको पता है, एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा S इज इक्वल टू Q बटा T। तो Q बटा T के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं जूल पर केल्विन, या बोल सकते हैं जूल के अलावा कैलोरी पर केल्विन। समझ में आ गई क्या बात बेटा? ओके। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 46 में उत्क्रमणीय स्थिति में कुल एंट्रोपी कितनी होती है? तो बेटा इसके लिए आपको दो चीजें लिखवा के आए थे। क्वेश्चन नंबर 46 बात कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको जब करवाया था वहां पे नोट लगवा के तब भी इंपॉर्टेंट बताया था कि बेटा डेल्टा S जो होता है कुल, डेल्टा S कुल बोलो या डेल्टा S ब्रह्मांड की एंट्रोपी परिवर्तन बोलो, वो क्या होती है, निकाय की एंट्रोपी
प्लस परिवेश की एंट्रोपी, यही होती है बेटा। ये जो डेल्टा एस कुल है वो हमको पता है, डेल्टा एस कुल जो है वो 0 भी होता है और डेल्टा एस कुल जो है वो 0 से बड़ा भी होता है। तो किस किस स्थिति में बात कर रहे हैं बेटा? ये तो होता है हमारे पास उत्क्रमणीय स्थिति में, और जबकि ये बात करें बेटा ये होता है आपके पास अनुत्क्रमणीय स्थिति में। समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि हमारे पास जो अनुत्क्रमणीय स्थिति होती है उसमें एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक है, तो बेटा अपन से इसमें पूछा था कि उत्क्रमणीय प्रक्रम, तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में डेल्टा एस कुल कितना हो जाएगा? 0। अनुत्क्रमणीय पूछता तो 0 से ज्यादा, क्योंकि अपने पास ये पता है जितने भी प्राकृतिक प्रक्रम है स्वतः होते हैं और स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती चली जाती है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे उत्क्रमणीय पूछा है इसलिए आंसर 0 आएगा, तो मतलब थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 47 की बात करूं, ब्रह्मांड की एंट्रोपी बेटा अभी भी बताया लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्राकृतिक प्रक्रम सभी जो होते हैं वो स्वतः प्रकार के होते हैं और स्वतः प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होते हैं, और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बेटा इसके बाद अपन आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 51, देखिएगा 51 बोल रहा है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एंथैल्पी परिवर्तन तथा एंट्रोपी परिवर्तन के मान क्रमशः ये हैं, तब अभिक्रिया है। तो बेटा आपको पता है कि अभिक्रिया स्वतः है या अस्वतः है या साम्य अवस्था में है। इसके लिए हमारे को फॉर्मूला लगाना होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो सही बात है क्या? डन। तो यहाँ से डेल्टा जी का हमको बेटा वैल्यू नहीं निकालनी है, हमको उसका चिन्ह देखना है कि वो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव आता है तो वो होगा अस्वतः है, यदि नेगेटिव आता है तो होगा स्वतः है, और 0 आ जाता है तो होगा साम्य अवस्था। तो बेटा इधर से अपन बात करें तो डेल्टा एच का मान दे रखा है आपको -11.7 इंटू 10⁻³ टी, ताप 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री को केल्विन में बदलेंगे तो 298 केल्विन आएगा। डेल्टा एस -105। समझ में आ गई बात बेटा? तो यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये तो हो जाएगा आपके पास 11700, ये माइनस माइनस प्लस, इसको गुणा करोगे तो बेटा लगभग ये 30-31 हजार के समथिंग आएगा, क्योंकि इसे 300 मान लो और इसे ये सॉल्व करोगे तो लगभग 31 हजार के समथिंग आएगा। तो बेटा ये वाली राशि बड़ी है, ये छोटी है, तो कुल मिला के जो चिन्ह आएगा आपके पास वो पॉजिटिव आएगा। और बेटा जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो अभिक्रिया या प्रक्रम कैसा हो जाता है? अस्वतः प्रक्रम हो जाता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का बेटा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है बेटा बात? इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। क्या बोलता है देखिएगा, आपको बोल रहा है जल के वाष्पीकरण की एंथैल्पी का मान 186.5 किलोजूल प्रति मोल है, तब वाष्पीकरण की एंट्रोपी होगी। बेटा जब भी जल के वाष्पीकरण की बात करता है तो आपको पता होना चाहिए H2O लिक्विड जो है वो किस में जा रहा है? H2O गैस में जा रहा है। और बेटा डेल्टा एस वाष्पीकरण क्या होता है? डेल्टा एच वाष्पीकरण अपॉन टी होता है। तो यहां से बेटा ये दिया है आपको 186.5 किलो जूल, किलो को सिंपल करोगे तो 1000, और तापमान बेटा आपको पता होना चाहिए वाष्पीकरण के लिए 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यदि प्रश्न में ना दे तो। प्रश्न में दिया है जब तो बात अलग है, और यदि प्रश्न में नहीं दे तो हम वाष्पीकरण के लिए तापमान 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं। 100 डिग्री का मतलब 373 केल्विन। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? ये आपका 2 टाइम्स जा रहा है, ये आपका 500 आ गया। तो बेटा डेल्टा एस आ जाएगा आपका 500 जूल प्रति केल्विन, या बेटा हम बोल सकते हैं 0.5 किलो जूल प्रति केल्विन। ये किलो है, ये केल्विन है, इस चीज का ध्यान रखें। तो जिस भी रूप में आंसर पूछ रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, 0.5 किलो जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। डन बेटा। इसके बाद बेटा आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57 पे। क्या बोल रहा है देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 57 आपको एक अभिक्रिया दी है SiH4 + 2O2, SiH4 + 2O2 किस में बदल रहा है?
SiO2 प्लस 2H2O, SiO2 प्लस 2H2O। यहां पे बेटा बात करें, ये गैस, ये गैस, ये सॉलिड, ये गैस, ये आपको बेटा प्रश्न में दिया है। बेटा आपको बोला है इस अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी नॉट क्या होगा यदि इनके अवयवों SiH4, SiO2, H2O के लिए क्रमशः ये सब वैल्यूज है। तो बेटा जब भी अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी नॉट निकालना होता है तो अभिक्रिया का डेल्टा जी नॉट होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। उत्पाद के लिए जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन है वो माइनस अभिकारक का गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। बेटा जैसे अपन एंट्रोपी के लिए निकालते हैं, एंट्रोपी के लिए अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी, वैसे ही डेल्टा जी की बात करते हैं उत्पाद माइनस अभिकारक। पी का मतलब तो है प्रोडक्ट और आर का मतलब क्या है बेटा आपका रिएक्टेंट है। समझ में आती है क्या बात? तो बेटा इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो सब अवयवों की हमको दे रखी है, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे फिर रिएक्टेंट की बात करेंगे। बेटा उत्पाद में है आपके पास SiO2, तो SiO2 का कितना मोल है, 1 मोल है, और 1 मोल की बेटा SiO2 की आपको दे रखी है -228.6, तो 1 गुणा -228.6 यह आएगा। साथ में समझ गए होंगे बेटा क्या कहना चाह रहा हूं। भाई इसका 1 मोल है, 1 मोल की इतनी है, तो -228.6 गुणा 1। H2O की दे रखी है हमारे को, कितनी दे रखी है, -52.3। H2O कितने हैं, 2, तो 2 गुणा -52.3। समझ में आ गई बात बेटा? इधर आए SiH4 का 1 मोल है, SiH4 की दे रखी है -805, तो 1 गुणा -805, सही बात है बेटा। और O2, बेटा O2 के लिए 0 होती है, यह अभी आपको ध्यान रखनी है, आगे अपने पास आ जाएगा। जैसे O2 हुआ, जो भी मानक अणु है उनके लिए 0 होती है, ये आपको मान के चलना है। तो हमको 3 की दी थी SiO2, H2 और SiH4, उनके लिए हमने लिख दी O2 की कितनी होती है, 0 होती है। तो बेटा इस तरीके से अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी निकलता है। क्या फॉर्मूला हो गया, उत्पाद माइनस अभिकारक। तो बेटा यहां से यदि इसको सॉल्व करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, यह आया -228.6, इसको 2 से गुणा किया तो कितना आया, 52 दूना 104, 104.6 माइनस का, ठीक है, इसको माइनस करना है 805 से। तो बेटा इसको यदि सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 6 6 12, हासिल लगी 1, 8 4 12 और 1 13, हासिल लगी 1 3 और ये 3, ये माइनस ये प्लस 805 आया। सही बात है क्या बेटा? और जब 805 में से 333.2 घटाओगे तो बेटा लगभग 471.8 बचेगा। कैलकुलेशन वगैरह एक बार आप देख लेना, ये प्लस का आएगा, ये ध्यान रखना। यदि ये पूछ लेता कि अभिक्रिया आपकी स्वतः है अस्वतः है, तो आप यहां से बोल देते अस्वतः है, क्योंकि डेल्टा जी नॉट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। वैल्यू देख लेना भाई, कैलकुलेशन में परेशान मत हो ना, ऊपर नीचे हो तो देख लेना, तरीका यही होता है। उत्पाद माइनस अभिकारक, उत्पाद के जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई करते जाओ, अभिकारक के जितने मोल है उससे मल्टीप्लाई कर लो। O2 की हम कितनी मानते हैं, 0 मानते हैं। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 था। चलो आगे, तो एक बार आप बोर्ड रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं बेटा। तो बेटा आपने देखा कि ये थर्मोडायनेमिक्स में छोटे छोटे क्वेश्चन है, फॉर्मूला वगैरह आपका याद है तो आप इजीली बेटा ये क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गए हैं। फिर स्टेज 1 के बाद में बेटा अपन स्टेज 2, स्टेज 4 सेक्शन बी, इसको भी चेक करेंगे। तो फिर बेटा स्टेज 1 में दोबारा बात करते हैं। क्वेश्चन 57 हो गया है। इसके बाद बेटा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन 60 में हमको रिएक्शन दी है, हाफ A2 प्लस 3/2 B2 चेंज इनटू AB3।
ये रिएक्शन है, इसके लिए डेल्टा एच नॉट दिया है आपको -20 किलो जूल प्रति मोल, और एंट्रोपी के मान दिए हैं A2 के लिए, B2 के लिए और AB3 के लिए। क्या क्या दिए हैं एंट्रोपी के मान जूल पर केल्विन में, देख लीजिए बेटा 60, 40 और 50। और आपको पूछा है किस ताप पर साम्यावस्था स्थापित होगी। तो बेटा साम्यावस्था स्थापित हो उससे पहले अपन अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए कुल एंट्रोपी परिवर्तन निकालना चाह रहा हूं। तो बेटा आपको पता है अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी, यही होता है बेटा फॉर्मूला। डन। तो बेटा जितने मोल है उससे माइनस करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। तो बेटा उत्पाद AB3 1 मोल है, 1 मोल का कितना है बेटा 50, तो 1 × 50 माइनस अभिकारक आधा मोल A2, आधा गुणा 60 प्लस 3/2 मोल 40 के लिए, तो 3/2 गुणा 40। बेटा सॉल्व करो देखे इसको, तो डेल्टा एस नॉट आएगा 50 माइनस ये आया 30, ये आया बेटा 20 तिया 60। तो बेटा 50 माइनस 90 किया तो कितना आएगा -40 आएगा। समझ में आ गई बात। चूंकि बेटा हमको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। डन। ये मानक स्थितियों की बात कर लो। साम्यावस्था की बात करूं तो हमको पता है साम्यावस्था पे क्या होता है, साम्यावस्था पर आपका डेल्टा जी नॉट 0 हो जाता है। ये बेटा 0 हो गया तो आपको क्या मिल गया, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू 0। यहां से आपका ताप कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा एच नॉट अपॉन डेल्टा एस नॉट। तो यहां से ताप देखो, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू कितनी है -20 किलो जूल है, तो किलो को सिंपल कर लिया, और डेल्टा एस नॉट कितना आया -40 आया बेटा। इससे ये गया 20 दूना 40 और इसको काटा तो 500। तो यहां से आपको पता लग गया ताप का मान कितना आया बेटा 500 केल्विन आया। तो ऑप्शन देखिएगा आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इस चीज का खास ख्याल रखें। इसमें बेटा दो चीजें आपसे सॉल्व करवा ली, एक तो एंट्रोपी कैसे निकालनी है वो सॉल्व करवा ली, और उसके बाद साम्यावस्था की कंडीशन सॉल्व करवा ली। समझ में आ रही है बात। तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में पूछ ले। ओके चलूँ आगे बेटा। इसके बाद बेटा अपन आगे बात कर लेते हैं, और बेटा क्वेश्चन नंबर 63 देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बोला है जल 2 ग्राम जल के वाष्पीकरण के लिए 50 कैलोरी हीट अवशोषित होती है। बेटा जो भी ऊष्मा एंथैल्पी होती है वो हमेशा प्रति मोल के लिए होती है, यदि नहीं है तो आप उसको प्रति मोल में कन्वर्ट करो। तो आपको बोला है क्या, 2 ग्राम के लिए, चूंकि 2 ग्राम हेतु कितनी है ये 50 कैलोरी है, ठीक है बेटा। और जल की बात कर रहा है, जल का 1 मोल कितना होता है 18 ग्राम। क्यों, मोल बराबर ग्राम भार बटे अणु भार। मोल आपको 1 करना है तो जल का अणु भार 18, तो ग्राम भार कितना हो गया 18 के बराबर हो गया। मैं बोल सकता हूं क्या 1 मोल जल का मतलब 18 ग्राम। देख लो सही बात है, मोल वाला फॉर्मूला लगा लो। तो मैंने बोला 18 ग्राम, 18 ग्राम बोले तो क्या हो गया 1 मोल जल। 18 ग्राम के लिए कितनी कैलोरी हो जाएगी 50/2 गुणा 18। सही बात है। तो ये तो 9 आ जाएगा, और यहां से सॉल्व करोगे तो 450 कैलोरी ये प्रति मोल के लिए आएगी, क्योंकि हमने 18 ग्राम की बात कर ली। 18 ग्राम जल का मतलब 1 मोल होता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। तो ये बोल रहा है तब जल के लिए मोलर एंट्रोपी क्या होगी। तो बेटा देखिएगा, जल वाष्पित हो रहा है, वाष्पीकरण की बात की है, तो वाष्पीकरण की एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है, डेल्टा एच वाष्पीकरण अपॉन टी। और जब आपको डेल्टा एस तो पता लग गया 450, तापमान नहीं पता है, तो जल के लिए तापमान हम जो क्वथनांक होता है जिसपे जल वाष्पित होता है 100 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। 100 डिग्री का मतलब बेटा कितना हो गया 373 केल्विन। सही बात है। और इसको बेटा जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो लगभग 1.2 जूल पर केल्विन आ रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 63 था स्टेज 1 का, जिसका फर्स्ट ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट है। समझ में आती है क्या बात। चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या बोल रहा है, देखिएगा
सब में बेटा वही इजी इजी फॉर्मूले लग रहे हैं, बस आपको फॉर्मूलाज को ध्यान रखना है। आपको बोला है जब 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 मोल बर्फ पानी में बदलती है तब उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन 6 किलो जूल प्रति मोल है। एंथैल्पी परिवर्तन बता दिया आपको कितना, 6 किलो जूल प्रति मोल। किलो जूल को जूल में बदलना है तो 1000 से गुणा कर लोगे। तापमान बता दिया 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, तो एंट्रोपी परिवर्तन क्या होगा बेटा, बर्फ का जल में बदलना ये गलन की एंट्रोपी है, याद करो लिखवाया था, जब ठोस द्रव में बदले तो गलन की एंट्रोपी के लिए फॉर्मूला होता था डेल्टा एच गलन अपॉन टी। तो यहां से बात करें डेल्टा एच कितना आ गया, 6 गुणा 1000 क्योंकि किलो था, 0 डिग्री पे होता है ये, और आपको तापमान 0 डिग्री दिया है लेकिन हमें केल्विन लेना है, तो 0 डिग्री को केल्विन में बोले तो कितना आएगा 273। और बेटा जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपका 21.98। कैलकुलेशन वगैरह आप देख लें, इसमें टाइम खराब अपन नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, गलन की एंट्रोपी बोले तो ये लगा लो, वाष्पीकरण की एंट्रोपी बोले तो ये लगा लो, साम्यावस्था बोले तो ये लगा लो, एंट्रोपी अभिक्रिया की पूछ ले तो उत्पाद माइनस अभिकारक लगा लो। जो आपको बताए थे डायरेक्ट फॉर्मूले काम में आ जाता है बेटा, ठीक है। बस ये ध्यान रखें जो एंथैल्पी होती है वो 1 मोल की होती है, तो कितने भी ग्राम की दे दे उसको 1 मोल के लिए निकाल लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, साम्यावस्था आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट चल रहे हैं बेटा, ठीक है बेटा। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोलता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है जब 4 ग्राम हीलियम को 1 एटीएम से 1/10 एटीएम तक प्रसारित करते हैं तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होगा। तो बेटा आपको पता होना चाहिए, मैंने अलग अलग स्थिति में आपको एंट्रोपी परिवर्तन बताया था, समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम में, समदाबी प्रक्रम में, समायतनी प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में। यहाँ पे जो बात की है बेटा ये आपसे समतापी प्रक्रम में बात की है, और वहां पे बेटा अपन फॉर्मूला क्या लगाते थे आपको याद होगा, लिखवा के आया था डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू अपन बोलते थे 2.303 एन आर लॉग P1 अपॉन P2 या V2 अपॉन V1। देखो देखे करवाया था आपको, उत्क्रमणीय समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन 2.303 एन आर लॉग P1 बटा P2 या V2 बटा V1। यहाँ दाब की बात की है इसलिए P1 बटा P2 ले लिया, आयतन की बात करता तो V2 बटा V1 ले लेता। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो यहां से बेटा अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो बेटा क्या आएगा देखिएगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303, एन का मतलब मोल है बेटा, और हीलियम के लिए कितना दिया है ग्राम भार बटे परमाणु भार या अणु भार कितना आया 1, तो 1 मोल आ गया। जूल की बात कर रहा है 8.314 लॉग, दाब पहले 10 था, पहले 1 था बाद में 1/10 हुआ है, ये है बेटा डन। तो इसको सॉल्व किया 2.303 इंटू 8.314 इंटू लॉग, बेटा हर का हर अंश बन गया 10, और बेटा याद रखें लॉग 10 का जो मान होता है वो 1 होता है, ये मैं आपको जब लॉग बताऊंगा पढ़ाऊंगा तब वहां पे क्लियर हो जाएगा। तो बेटा ये लॉग 10 कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो यहां से डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 8.314 इंटू 1 आया, और इसको बेटा जैसे ही आपने सॉल्व किया तो कैलकुलेट होके बेटा ये जो आपके पास आएगा वो आएगा लगभग 19.15 जूल प्रति केल्विन। समझ में आती है क्या बात बेटा, डन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 67 का एंट्रोपी परिवर्तन का मान। घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। दूसरा लॉग 10 1 होता है, ये पता होना चाहिए, फिजिक्स में या मैथ में पढ़ा होगा 9th 10th में, और नहीं पढ़ा है तो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लॉग पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा लॉग की कुछ वैल्यूज निकालना बता दूंगा जिससे अपना काम बेटा आसान हो जाएगा। चले बेटा आगे, तो एक बार ये रफ करते हैं, आगे की बात करते हैं, फिर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं, जब तक आप एक बार क्वेश्चन नंबर 70 को पढ़ो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है।
चलें बेटा आगे। बेटा इसके बाद बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 70, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है देखिए, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखें। आपको बोला है एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 4 माइनस 2000 अपॉन टी। तो बेटा यहां पे हमसे पूछा है यदि ऐसा है तब 400 केल्विन ताप पर डेल्टा एस नॉट का मान क्या होगा। तो बेटा एक्चुअली में इसको करने के लिए हमारे को इस रूप में समीकरण को देखना पड़ेगा, क्या समीकरण होता है। तो बेटा आपको याद हो तो जब मैंने मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पढ़ाया था वहां पे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का साम्य स्थिरांक के साथ संबंध बताया था, याद आ जाना चाहिए। तो वहां पे बेटा अपन संबंध लिख के आते थे, आपको याद आ गया होगा। तो क्या संबंध लिख के आते थे देखिएगा, चूंकि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, याद आ गया होगा। ये इक्वेशन नंबर, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, और एक हमें पता है बेटा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये इक्वेशन बेटा 3 मान लो। तो बेटा इक्वेशन 2 और 3 को तुलना कर लो, ये भी डेल्टा जी नॉट, ये भी डेल्टा जी नॉट, दोनों को बराबर रख लो। तो हमने बोला समीकरण 2 व समीकरण 3 से तो क्या आया, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, डन। अब इसमें माइनस आर टी का भाग लगा दो, माइनस आर टी का भाग दोनों ओर देने पर, तो जैसे ही दोनों ओर दिया बेटा क्या होगा, तो देखिएगा माइनस आर टी का भाग लगाया तो ये क्या मिलेगा, एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आर टी का भाग लगाया डेल्टा एच नॉट माइनस आर टी माइनस टी डेल्टा एस नॉट माइनस आर टी, यही है। टी से टी चला गया, थोड़ा सॉल्व करके लिखा, एल एन के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू आपके पास आया, क्या आएगा देखिएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको आगे ले आओ, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, यही आएगा क्या बेटा, डन। अब ये जो आया हमारे पास समीकरण, इसको इससे तुलना कर लो, तो देखो एल एन के इक्विलिब्रियम, एल एन के इक्विलिब्रियम 4 की जगह क्या आया, डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो बेटा एक बार इसको समीकरण 4 मान लो, हमने बोला समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर, और जैसे ही बेटा तुलना किया तो देखिए क्या आएगा, तो बेटा अपने पास आ जाएगा डेल्टा एस नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू 4, तो यहां से डेल्टा एस नॉट कितना आ जाएगा आपके पास, 4r आएगा। तो बेटा आपका इसमें फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा 4r। तो क्या किया था, इस समीकरण को हमने देखने के लिए पहले 2 समीकरणों की तुलना करी और वहां से ऐसा रूप लेके आए जो ये है और आपस में तुलना कर ली। ये आपको पता है, ये आपको पता है, दोनों अपन पढ़ के आए हैं। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 70 था, जिसका मेरे अकॉर्डिंगली आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। चलो बेटा आगे, इसके बाद में बेटा क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है डेल्टा एच अभिक्रिया के लिए बात कर रहा है, H2 प्लस हाफ O2 चेंज इनटू H2O, इसके लिए डेल्टा एच दिया है, कितना दिया है, माइनस 242 किलोजूल प्रति मोल। डेल्टा एच के बाद में डेल्टा जी दिया है, कितना दिया है, माइनस 228 किलोजूल। डेल्टा एस निकालना है, ताप दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन। बेटा चूंकि हमको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो यहां से अपन यदि बात करें बेटा तो डेल्टा जी है माइनस 228 किलोजूल में है, तो ये डेल्टा एस किस में मांग रहा है देख लो, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेना। तो ये डेल्टा जी हो गया माइनस 228 गुणा 10 की घात 3, किलो को सिंपल कर लिया। डेल्टा एच हो गया माइनस 242 गुणा 10 की घात 3, टी है 298 इंटू डेल्टा एस। बेटा जैसे ही डेल्टा एस सॉल्व करोगे कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन आप देख लेना, तो माइनस 47 जूल पर केल्विन मिलेगा।
ये देख लेना किलो में है या किस में है, मात्रक वगैरह आप देख लें। सॉल्व करने का तरीका यही है, इसका फॉर्मूला ये मिलेगा हमारे को, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोलो समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे। तो इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं आगे। इसके बाद आगे बात करें तो बेटा क्वेश्चन नंबर 74 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 74 क्या बोल रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, आपको बोला है H2O सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी ये है, तो इसके बर्फ के गलने के लिए 273 केल्विन ताप पर डेल्टा H का मान क्या होगा। बेटा गलन की एंट्रोपी बोली है, तो H2O सॉलिड है, किसमें जा रहा है, H2O लिक्विड में। एंट्रोपी का मान दिया है, H2O सॉलिड का दिया है 38.20 और H2O लिक्विड का दिया है 60.01। तो बेटा डेल्टा एस नॉट क्या आएगा, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी, यही होगा क्या बेटा। तो बेटा यहां से अपन बात करें तो डेल्टा एस नॉट क्या आएगा, देखिएगा उत्पाद की एंट्रोपी कितनी है, 1 मोल है, 60.01 माइनस 38.20। बोलो सही बात है क्या। तो बेटा इसको यदि अपन सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका, इसमें से ये माइनस कर लें तो ये तो 1 आ जाएगा, देख लो भाई कितना आएगा, 60.01 माइनस 38.020 कर लो तो ये तो 1 आ गया, ये 8 आ गया, ठीक है सही है, और ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो बेटा 21.81 जूल पर केल्विन आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, कुछ गलती वलती हो तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। सही है बेटा। तो बेटा आगे डेल्टा एस नॉट पता लग गया। अब गलन की एंट्रोपी की बात करें तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच गलन अपॉन टी होता है। डेल्टा एस आपको पता लग गया 21.81, डेल्टा एच गलन निकालना है, तापमान 273 केल्विन बोला है, तो बेटा जैसे ही सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच गलन आएगा 21.81 गुणा 273 और इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा आपके पास लगभग 5954.13 जूल पर मोल। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन वगैरह देख लें, सॉल्व करने का तरीका क्या है बेटा वो आपको बता रहा हूं। ओके, तो ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 74 था। इसके बाद बेटा अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, किसकी बात करें, 78 की देख लो। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है, आपको अभिक्रिया बोली है 2H2 प्लस O2 चेंज इनटू 2H2O और आपको एंट्रोपियों के मान दिए हैं। H2 की है 126.6, O2 की है 201.20 और H2O की है 68। तो आपसे पूछा है इस अभिक्रिया के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान है। तो एंट्रोपी परिवर्तन हमको पता है, उत्पाद की एंट्रोपी माइनस अभिकारक की एंट्रोपी। बोलो पता है नहीं पता, यही फॉर्मूला है। तो यहां से डेल्टा एस नॉट देखूं तो उत्पाद के 2 मोल हैं, तो 2 गुणा 68 ये तो उत्पाद हो गया, माइनस अभिकारक 2 मोल H2 के, तो 2 गुणा 126.6 प्लस 1 गुणा 201.20। सही बात है। तो बेटा यहां से सॉल्व करो तो डेल्टा एस नॉट कितना आएगा, 68 दूना कितना होता है, तो ये हो गया आपका 8 दूना 16, 1 इधर गया, 6 दूना 12 और 1 13, 136 माइनस, तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 126 दूना 252, 253.2 प्लस 201.20 ये आएगा बेटा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो काटा पिटी करके देख लीजिएगा, ये आपका आना चाहिए माइनस 318.4 जूल पर केल्विन। समझ में आती है क्या बात बेटा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 78 होगा। सब में कॉमन फॉर्मूला है, एंट्रोपी परिवर्तन अभिक्रिया का क्या होता है, उत्पाद की माइनस अभिकारक की। तो जितने जितने मोल हैं उससे गुणा कर लो, जैसे H2O के 2 मोल तो 2 से गुणा हो जाएगा, उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। समझ में आती है बात बेटा। चलो आगे, तो अब एक बार इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 78 तक अपना हो गया है स्टेज 1 में, आगे और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 के बाद बेटा आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको बता रखा है। क्या बोला है, 2 मोल आदर्श गैस को निर्वात में प्रसारित किया जाता है स्वतः रूप से, तब कार्य क्या होगा। तो बेटा आपको कितनी बार बता चुका हूं कि निर्वात में कार्य होता है, आदर्श गैस को प्रसारित करते हैं तो W 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है निर्वात में जो P एक्सटर्नल होता है बाहरी दाब वो 0 होता है और कार्य हमेशा बाहरी दाब के विरुद्ध किया जाता है। तो इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 81 आंसर 0 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है बेटा। इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 82 क्या बोलता है। आपको बोल रहा है अभिक्रिया दी है, इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H दिया है -25 किलो कैलोरी, डेल्टा H -25 किलो कैलोरी, किलो को सिंपल करोगे तो 1000 से गुणा कर दोगे। डेल्टा S दिया है -90 जूल पर केल्विन या कैलोरी, कैलोरी चल रहा है मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल मानो या कैलोरी कोई दिक्कत नहीं है। ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको 273 जोड़ दोगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो आपको पूछा है अभिक्रिया स्वतः होगी या अस्वतः या साम्यावस्था में, तो हमको पता है इसके लिए डेल्टा जी देखना पड़ेगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, समझ में आती है बात। तो बेटा यहां से अपन बात करें डेल्टा एच कितना आया -25 गुणा 1000 माइनस टी कितना आएगा 300, डेल्टा एस -90, समझ में आ रही है बात बेटा। तो यहां से यदि इसको सॉल्व करें तो ये आ गया -25,000 और माइनस माइनस प्लस 27,000। तो बेटा यहां से हमको पता लग गया डेल्टा जी का चिन्ह कैसा आया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आया है तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, ये क्या होगा आपका अस्वतः होगा। कब? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह अस्वतः होगा। क्यों? डेल्टा जी पॉजिटिव आया तो अस्वतः है, डेल्टा जी नेगेटिव आता तो स्वतः है, और डेल्टा जी 0 आता तो साम्यावस्था होता। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलो आगे। तो इसमें बेटा अपन आगे और बात कर लेते हैं, देखिए क्या बोल रहा है ये बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 83, ये आपका तीसरा नियम है, इसका एक ही क्वेश्चन है, यही कथन है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, तो अभी ध्यान रखें आप, आ जाएगा कल या नेक्स्ट लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 84, ये मैं आपको गिब्स ऊर्जा का साम्यावस्था स्थिरांक से संबंध बता के आया हूं। के पी बोलो या के इक्विलिब्रियम बोलो, बेटा दोनों एक ही बात होती है, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 86, फिर से वही चीज आ गई, क्या बोल रहा है, स्वतः अस्वतः देखना है, तो फिर से आप क्या बोल दोगे बेटा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे बेटा एंथैल्पी और एंट्रोपी के मान दिए हैं, मान रख लोगे और चेक कर लोगे माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है। तो बेटा यदि माइनस आएगा तो स्वतः होगा, डेल्टा जी प्लस आएगा तो अस्वतः होगा, और 0 आएगा तो साम्यावस्था होगी। तो 86 को आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करें, मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का मतलब स्वतः आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 88, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये मैंने आपको एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक वहां पे बात की थी। ये बोल रहा है डेल्टा एस मुझे नेगेटिव चाहिए, कौन से ऑप्शन में आएगा, तो फर्स्ट याद हो आपको एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, तो मैंने आपको लिखवाया था डेल्टा एनजी के आधार पर। डेल्टा एस नेगेटिव है तो इसका मतलब डेल्टा एनजी 0 से छोटा होगा। तो चारों ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन 1 2 3 4, जिसमें डेल्टा एनजी 0 से छोटा आएगा उसमें एंट्रोपी परिवर्तन नेगेटिव होगा और वही आंसर होगा। तो चारों ऑप्शन में अपन बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन चेक कर रहे हैं, H2 चेंज इनटू 2H, ये गैस ये गैस। डेल्टा एनजी की बात करूं तो क्या होगा, उत्पाद के मोल माइनस अभिकारक के, केवल गैस, तो 2 माइनस 1 आ रहा है, ये पॉजिटिव है, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा।
सेकंड बोल रहा है N2 यहां गैस 1 ATM पे है, ये 8 ATM पे जा रही है। तो जहां पे मैंने बताया था आपको एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, वहां पे बात की थी दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब बढ़ रहा है 1 से 8, मतलब दाब बढ़ रहा है, तो एंट्रोपी क्या हो रही होगी बेटा, घट रही होगी, मतलब एंट्रोपी नेगेटिव होगी। इसका मतलब बेटा अपना ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। ऐसे ही आप ऑप्शन 3 और 4 चेक करोगे, वो भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑप्शन 2 सही है। बताया था आपको दाब बढ़ता है तो एंट्रोपी का मान क्या होता है बेटा, घटता है। चलो आगे। इसके बाद बेटा हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 91 में। क्वेश्चन नंबर 91, ये भी आपको मैंने बताया था उदाहरण में एंट्रोपी के, कि भौतिक अवस्था की बात की जाए तो जल की 3 भौतिक अवस्था होती है, एक तो बर्फ, एक जल और एक वाष्प। तो बेटा एंट्रोपी का क्रम ये होता है। क्यों? क्योंकि बर्फ ठोस अवस्था है तो एंट्रोपी सबसे कम, क्योंकि उसमें अव्यवस्था सबसे कम होगी, उससे ज्यादा जल में होगी, उससे ज्यादा वाष्प में होगी। क्वेश्चन बोल रहा है 91 कि जल की किस अवस्था में यादृच्छिकता न्यूनतम होगी, मतलब अव्यवस्था न्यूनतम होगी, बर्फ में, क्योंकि बर्फ ठोस है और ठोस में एंट्रोपी सबसे कम होती है, यादृच्छिकता और अव्यवस्था सबसे कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा? इसके बाद फिर से वही बात, क्वेश्चन नंबर 92, उसमें भी बेटा आपका वही फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो आपको यहाँ पे डेल्टा H का मान भी दिया है, डेल्टा S का मान भी दिया है, ताप का मान भी दिया है। वैल्यू रखोगे, डेल्टा G को सॉल्व करोगे, जो वैल्यू अपनी डेल्टा G की आएगी वो अपना करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात? तो जैसे यहाँ पे अपन बात करें तो डेल्टा G को सॉल्व करूं, डेल्टा H आ रहा है 145.6 किलो जूल है, तो उसे जूल में बदलने के लिए 10 की घात 3 से गुणा किया। तापमान की बात की 300 केल्विन, डेल्टा S की बात की 116 आ रहा है। तो बेटा जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 110.8 किलो जूल प्रति मोल। कैलकुलेशन वगैरह आप देख लें भाई, कैलकुलेशन जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिए। समझ में आती है बात? तो ये बेटा अपना क्वेश्चन स्टेज 1 के 1 से 92 तक कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको स्टेज 4 सेक्शन ए करवा दिया, स्टेज 1 से 92 तक करवा दिए। 93 के बाद में जो भी स्टेज 1 में क्वेश्चन है वो थर्मोकेमिस्ट्री के हैं, थर्मोडायनेमिक्स के नहीं है, तो हमको नहीं करना। इसका मतलब हमारी स्टेज 1 कंप्लीट हो गई, स्टेज 4 सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा अपन एक तो स्टेज 2 करेंगे और एक स्टेज 4 का सेक्शन बी करेंगे। ये 2 स्टेज देखेंगे। स्टेज 3 थर्मोकेमिस्ट्री की है, वो अपन अभी नहीं करेंगे लगभग। तो बेटा इस तरीके से अपने ये मॉड्यूल होता चला जाएगा, तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टेज 4 सेक्शन बी और स्टेज 2 करेंगे, तो उनको सॉल्व करके रेडी रखें, जिससे मैं जब सॉल्व करवाऊं तो आपको चीजें समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, घबराना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन कराए, उनको आराम से देखो, कोई दिक्कत आती है तो फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।